नमस्ते, ज्ञान में विद्या चैनल में मैं रुक्मिणी शर्मा स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का हिंदी साहित्य, कक्षा 11 संध्या के बाद सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता है, जिसके 2 पदों की व्याख्या है वो हमने पिछली कक्षा में देख ली थी। आज उससे आगे के जो पद है उनकी पद व्याख्या है वो आज की कक्षा में करेंगे। तीसरा पद आता है, शंख घंट बजते मंदिर में, लहरों में होता लय कंपन। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कवि सुमित्रा नंदन पंत जी है वो गांव के जो वातावरण है उसका वर्णन है वो करते हैं इस कविता में। संध्या के बाद कि संध्या के बाद में गांव में किस तरह का परिवर्तन है वो देखने को मिलता है, किस तरह का परिवर्तन है वो आता है इसमें। और इसी के द्वारा बताते हैं कि संध्या के बाद जब होता है, संध्या का समय हो जाता है, तो इस पद में कहते हैं शंख घंट बजते मंदिर में, कि शंख और घंटे हैं वो मंदिर में बजते हुए सुनाई देते हैं। कि जैसे ही संध्या का समय होता है, सांझ का समय होता है, तो गांव का जो वातावरण होता है, गांव के जो वातावरण में है, वहाँ के जो मंदिर होते हैं, धार्मिक स्थल होते हैं, पूजा स्थल होते हैं, वहाँ पर शंख और घंटों की ध्वनि है वो सुनाई देने लग जाती है। लहरों में होता लय कंपन, और घंटों की ध्वनि और शंखों की ध्वनि इस प्रकार से दूर तक सुनाई देती है जिस प्रकार समुद्र में लहरें उठती है, लहरें आगे आगे बढ़ती चली जाती है, उसी प्रकार लहरों में उन घंटे और ध्वनि के बजने से एक कंपन है वो दिखाई देता है, कंपन सा होता हुआ प्रतीत होता है। दीप शिखा सा ज्वलित कलश, नभ में उड़कर करता निराजन। तो कहते हैं कि दीप शिखा यानी कि दीपक की जिस प्रकार से शिखा होती है, ज्वाला होती है, उसकी जो चोटी होती है, उसके समान मंदिर का जो कलश है वो चमकता हुआ दिखाई देता है। दीप शिखा सा ज्वलित कलश, ज्वलित मतलब होता है जलता हुआ सा, कि शाम के समय में है जो मंदिर का जो ऊपरी भाग पे जो कलश लगाया जाता है, पीतल का भी लगाया जाता है, सोने चांदी का भी लगाया जाता है, तो जो मंदिर होते हैं उनको ऊपरी जो कलश है वो संध्या के समय में चमकता हुआ किसके समान, दीप शिखा के समान है वो चमकता हुआ सा, यानी दीपक की जो चोटी है, दीपक की जो लो होती है उसके समान चमकता हुआ मंदिर का जो कलश है वो दिखाई देता है। नभ में उड़कर करता निरंजन, और ऐसा लगता है कि मानो वो आकाश में उड़ जाना चाहता है। निराजन यानी बिना जन के सुनसान, तो ऐसा कहते हैं कि जो सुनसान आकाश है उसमें उड़ना चाहता हो ऐसा वो प्रतीत होता है। तट पर बगुलों सी वृद्धाएं, विधवा है जब ध्यान मगन में, वो जो वृद्धाएं होती है, बूढ़ी औरतें होती है, वो मंदिर में जाकर ध्यान में बैठी रहती है। किस प्रकार से लगती है वो, बगुलों सी वृद्धाएं, बगुले, जिस प्रकार बगुला है वो ध्यान के लिए जाना जाता है कि उसका ध्यान है वो बड़ा ही एकाग्र होता है, जब वो ध्यान में होता है तो बिल्कुल एकदम शांत एकाग्र चित्त होकर है वो ध्यान लगाता है। वैसे ही जो गांव के मंदिर हैं वहाँ पर जो वृद्धाएं हैं वो तो कैसी लग रही हैं, बगुलों के समान ध्यान मग्न है वो लग रही है, अर्थात ईश्वर के प्रति अपना ध्यान है वो बगुलों की भांति लगाकर बैठी है। विधवाएं जब ध्यान मगन में, और बगुलों से वृद्धाएं और विधवाएं हैं वो इस तरह से अपने ईश्वर की आराधना है बगुलों के ध्यान की भांति है वो लगाकर बैठी हुई है। आगे पंक्ति में चलते हैं। मंथर धारा में बहता, मंथर मतलब होता है कि धीरे धीरे, धीमा धीमा, मंथर धारा की जो धारा है वो कैसी है, धीमी धीमी बह रही है, बहता, जिनका अदृश्य गति अंतर्रोदन, अंतर्रोदन अंतर मतलब होता है आत्मा का, और रोदन मतलब होता है रुदन, रोना कि उनका भले ही वो इस समय वो ईश्वर के ध्यान में है, बगुले की भांति है, ध्यान लगाकर बैठी हो, एकाग्रचित होकर बैठी हो, लेकिन उनका जो मन की जो पीड़ा है, मन का जो रोदन है, अंतरात्मा का जो रोदन है वो किसके समान है, मंथर धारा में, कि नदी के तट पर जो बहती हुई धीरे धीरे जो धाराएं हैं उसके समान उनके मन का रोदन भी है वो धीरे धीरे आगे आ रहा है। धीरे धीरे अदृश्य गति यानी दिखाई नहीं देता है, भले ही वो ध्यान में बैठी, उनका रुदन है, उनके मन की पीड़ा है वो दिखाई नहीं देती, लेकिन वो धीरे धीरे कैसे बह रहा है, नदी की धीमी धीमी धारा के भांति बह रहा है। अगला देखते हैं। देखिए इसमें सा का प्रयोग कई जगह हुआ है, दीप शिखा सा है ना, नभ में उठकर करता, तट पर बगुलों सी, सा सी, हाँ सी, रेखाओं सी, है ना, तो यहाँ कई जगह सा सी उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग भी बहुत अच्छे से किया है यहाँ पंत जी ने। और गति सी, पंखों की गति सी चित्रित, दूरतमस्त रेखाओं सी, उड़ती पंखों सी गति, तो इस प्रकार से। अगला पैराग्राफ देखते हैं। सोन खगों की पांति, पांति यानी होता है पंक्तियां,
पंक्तियां आर्द्र ध्वनि से नीरव नभ करती मुखरित। नीरव का मतलब होता है कि सुनसान, सुनसान जो आसमान होता है, नभ यानी आकाश, नीरव जो नभ है उसमें करती मुखरित। मुखरित करना मतलब एक उसको मुखर कर देना, और उसमें हलचल पैदा कर देना, हाँ आवाज है वो आ जाना। तो सोन खगों की भांति, कि सोन जो पक्षी, खग यानी होता है पक्षी, खग पक्षी का पर्यायवाची है, तो कहते हैं सोन खगों की भांति यानी पंक्तियां, कि सोन जो पक्षी होते हैं जो आकाश में जो पंक्ति के रूप में उड़ते हैं, बड़े ही सुंदर दिखती हैं उनकी पंक्तियां। तो उनके पंक्तियों की आर्द्र ध्वनि यानी कि वो उनका जो पीड़ामय स्वर है वो सुनाई देता है, जो नीरव यानी सुनसान आकाश को मुखरित कर देता है। सुनसान आकाश में एक आवाज है भर देता है, एक हलचल पैदा कर देता है, एक कहते हैं कि सुनसान को जन से भर देना, आवाज से भर देना। ऐसे भी नीरव नभ को है, उनकी आर्द्र ध्वनि है, उनके बोलने की जो बोलने वाली जो ध्वनि है वो क्या करती है, नीरव आकाश को मुखरित कर रही है, अर्थात उसमें एक हलचल पैदा कर रही है, जो सुनसान जगह उसमें हलचल पैदा कर रही है। सनन स्वर्ण चूर्ण सी उड़ती गोरज, गो यानी कि गाय और रज यानी होता है धूली, यानी कि गाय के पैरों से उड़ने वाली धूली जिसे कहते हैं गोरज। तो स्वर्ण चूर्ण, स्वर्ण चूर्ण मतलब सोने के चूर्ण, सोने का जो चूर्ण होता है सुनहरा। उड़ती गोरज किरणों की बादल सी जलकर, बादल सी, देखिए यहाँ भी सी आया है, किरणों की बादल सी जलकर। तो देख कहते हैं कि जो शाम का समय होता है, संध्या का जो समय होता है, उसमें सूर्य की किरणें हैं वो भी कैसी है, लालिमा युक्त है, लाल रंग की है। और जब वो गोरज यानी कि गाय के पैरों से उड़ने वाली धूल पर पड़ती है तो वो भी कैसी लग रही है, स्वर्ण चूर्ण यानी कि सोने के चूर्ण के समान चमकदार है वो लग रही है। किरणों की बादल सी जलकर, और जो किरणें हैं वो सूर्य की किरणें हैं वो बादल सी जलकर, जिस प्रकार से बादल है ऐसे लगता है ना काले बादलों को देखकर वो जल गए हो, किरणों से जल गए हो इसलिए काले रंग के हो गए, वैसे ही तो वो जो किरणें हैं वो लाल रंग की जो किरणें हैं, जलती हुई किरणें हैं, जब गोरज पर पड़ती है तो वो भी कैसी दिखती है, चमकदार दिखती है। स्वर्ण चूर्ण यानी कि सोने के चूर्ण के समान चमकीली दिखाई दे रही है, इसलिए यहाँ इन्हें स्वर्ण चूर्ण सी कहा है, किसको, गोरज को कहा है। समानता यहाँ कर रहे हैं, किरणों से बादल सी जलकर सनन तीर सा जाता नभ में, सनन तीर सा जाता नभ में ज्योतित पंखों कंठों का स्वर। सनन, सनन तीर सा मतलब कि सम से, जैसे तीर जाता है एकदम तेज आवाज के साथ, तेज गति के साथ, और एक ध्वनि करता हुआ जाता है, सनन सी ध्वनि करता हुआ जाता है, वैसे ही कहता है कि सनन तीर सा जाता नभ में, नभ में मतलब आकाश में जाता है, ज्योतित पंखों यानी कि आकाश में उड़ने वाले जो पक्षी हैं, सोन खग है या और प्रकार के जो पक्षी हैं जो आकाश में उड़ रहे हैं, वो किस प्रकार से उड़ रहे हैं, तीर की भांति सनन से उड़ते हुए जा रहे हैं, एक ध्वनि करते हुए जा रहे हैं, ज्योतित पंख। और उनके पंखों से, उनके जो ज्योतित मतलब कि ज्योति किसका प्रिय है, प्रकाश का प्रिय, और प्रकाश जो है वो किसका प्रिय है, सफेद रंग का प्रिय है। तो ज्योतित यानी कि उनके जो सफेद पंख है, उनके कंठों का स्वर यानी पंखों के पंख रूपी जो कंठों का स्वर है वो कैसे जा रहा है, नभ में सनन तीर की भांति जा रहा है। उड़ता हुआ पक्षी जब आकाश में उड़ते हैं तो उनके जो सफेद पंख है उनसे जो आवाज हो रही है वो कैसी लग रही है, ऐसी लग रही है मानो कोई आकाश में नभ में है, कोई तीर है वो सनन से जा रहा हो, तीव्र गति से जा रहा हो, एक ध्वनि करता हुआ जा रहा हो, ऐसा लग रहा है। लोटे खग गाये घर लोटी, लोटे कृषक श्रांत सलत डगभर। तो कहते हैं अब संध्या का जब समय होता है तो सभी, हम जब जानते हैं सभी, चाहे पक्षी हो चाहे मनुष्य हो, सभी अपने अपने गंतव्य स्थान की तरफ है वो लौटने लग जाते हैं, अपने घरों की तरफ है लौटने लग जाते हैं। पक्षी है वो अपने नीड़ की तरफ चले जाते हैं, मनुष्य है वो भी खेतों से, अपने व्यापार से, दुकान से, कहीं आसपास कहीं भी बाहर हो तो संध्या के समय सांझ होने पर सब अपने अपने घरों पर लौट कर आ जाते हैं। उसी का वर्णन करते हैं कवि पंत जी कि लोटे खग, खग यानी होता है पक्षी, कि संध्या का जब समय हो जाता है, सांझ का जब समय होता है, ये धुंधला सा जो
अंधेरा होता है पर्यावरण में, वातावरण में होता है, परिवेश में होता है, उसमें जो पक्षी होते हैं वो अपने नीड़ की तरफ लौट आते हैं, अपने घोंसलों की तरफ लौट आते हैं। गायें घर लौटी, और गायें भी जो वन में जाती है चरने के लिए, खेतों में जाती है, जंगल में जाती है चरने के लिए, घास खाने के लिए जाती है, वो भी संध्या होने पर अपने अपने घर है वो लौट आती है। लौटे कृषक, कृषक होते हैं किसान, लौटे कृषक शांत यानी थके हुए से, एकदम थके हुए से जो कृषक है, किसान है, वो खेतों में काम करके, पूरे दिन खेतों में काम करके जो थक जाते हैं, वो भी स्लथ डब्बर यानी कि एकदम धीमे धीमे कदमों के साथ है अपने घर की तरफ लौट आते हैं संध्या के बाद। जब संध्या का समय होता है, संध्या के बाद का समय होता है, उसमें ये सब परिवर्तन है वो देखने को मिलते हैं। छिपे घरों में म्लान चराचर, म्लान यानी क्या होता है कि थक कर या ऐसे उदास से होकर चराचर, चर और अचर यानी कि सब चर और अचर, जो प्रकृति में चर और अचर जो जीव मात्र है वो सब छिपे घरों में, अपने घरों में शांत होकर छिप जाते हैं। छाया भी हो गई अगोचर, अगोचर मतलब जो दिखाई नहीं दो, अदृश्य हो जाना, तो छाया भी है वो अगोचर हो गई। जैसे अब धीरे धीरे अंधकार है वो बढ़ता चला जाता है, तो अब देखिए सूर्य की किरणें जब होती है तब वस्तु की छाया है वो दिखाई दे रही है, तो जब सूर्य है वो अस्ताचल की ओर चले जाते हैं तो छाया भी है वो भी धीरे धीरे है वो गुम होती हुई थी, अदृश्य होती हुई से दिखाई देने लगती है। लोट पैठ पे व्यापारी भी जाते घर उस पार नाव पर, और लोट व्यापारी जो होते हैं, जो व्यापार करने वाले होते हैं, दुकानदार होते हैं, छोटे बड़े व्यापारी होते हैं, वो भी अपने अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। उस नाव पर बैठकर उस पार, यानी कि उस पार उनका घर है और नाव के द्वारा है वो अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। ऊंटों घोड़ों के संग बैठे खाली बोरों पर हुक्का पर। अब शाम का समय हो जाता है जब सभी व्यापारी है सब अपने अपने घरों पर आ जाते हैं, तो कैसे होते हैं काम से मुक्त होकर के, और ऊंट घोड़ों पर, ऊंट और घोड़ों के संग बैठकर, ऊंट भी बंधे हुए हैं, घोड़े भी पास में बंधे हुए हैं, यानी कि पशु है वो जानवर है, जो पशु है, पालतू पशु है वो पास में बंधे हुए हैं, उनके संग बैठ जाते हैं, उनके संग बैठकर अपना खाली समय है उसे बिताते हैं। और खाली बोरे यानी खाली जो बोरे होते हैं उन पर बैठकर हुक्का पीते हैं, यानी कि हुक्का, देखिए गांव की एक पहचान होती है हुक्का पीना। गांव के जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, जो अपने कार्य से जो मुक्त होते हैं, वो अपना समय है वो कैसे पास करते हैं, अपना समय है उसे कैसे बिताते हैं, हुक्का पीकर बताते हैं, गांव की चर्चाएं करके बिताते हैं, और इधर उधर की बातें करके है वो बिताते हैं। तो वही एकदम दृश्य है वो दिखा रहे हैं, चित्रात्मक दृश्य है वो गांव का दिखा रहे हैं पंत जी, कि ऊंट घोड़ों के संग बैठे रहते हैं, ऊंट भी बंधे हैं, घोड़े भी पास में बंधे हैं, उन्हीं के संग में बैठ जाते हैं, उन्हीं के आसपास बैठ जाते हैं। खाली जो बोरे यानी खाली बोरी जो होती हैं उनको बिछाकर उन पर हुक्का पीने के लिए बैठ जाते हैं, और गांव भर की चर्चाएं हैं वो करते हैं। अब आगे का पैराग्राफ देखते हैं। आज की कक्षा में हम इतने ही का अध्ययन है वो करेंगे। आगे के जो पद है उनकी व्याख्याएं हैं वो अगली कक्षा में देखेंगे। आप सभी जानते हैं कि पंत जी है वो प्रकृति के सुकुमार कवि है वो माने जाते हैं, इसलिए प्रकृति का बड़ा ही सुंदर और मनोहारी वर्णन है इन्होंने किया है। और ये तो देखिए इनकी जो संध्या के बाद जो कविता है वो कहाँ से दी गई है, ग्राम्य से ली गई है। ग्राम्य जो इनका काव्य संकलन है उससे ली गई। इसमें ग्रामीण परिवेश का बड़ा ही सुंदर चित्रण, जैसा हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, वास्तव में जैसा देखते हैं, यथार्थ में जैसा देखते हैं, वैसा का वैसा सुंदर चित्रण इन्होंने बड़ी ही सरल भाषा में किया है। देखिए अभी जो हमने पद है वो पढ़े हैं, या पीछे कल हमने 2 पद पढ़े थे, तो आपने देखा होगा कि बड़ी ही सुंदर व्याख्याएं हैं वो इसकी देखने को मिलती है। और इन्होंने जो शब्द चयन जो लिया है वो बड़े ही सरल शब्द है, सटीक शब्द है वो लिए हैं, और इन्होंने प्रसाद गुण का प्रयोग वहाँ किया है जो सरलता से समझ में आने वाला है। बड़े ही कोई ऐसी कठिनता वाली बात है वो नहीं है। तो आज की कक्षा में हमने 3 पदों की व्याख्याएं हैं वो देखी है। आगे देखिए कविता है वो थोड़ी लंबी है, तो इनके जो आगे के पद हैं वो अगली कक्षा में हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई कमी लगती है या कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आगे के पदों के लिए हम कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते, शुभ दिन।